मैं हक्का बक्का अपने देवर की शक्ल देख रही थी। वो क्या कह रहा था, किसके बारे में कह रहा था। वो मेरा हाथ थामे हुए था, जैसे कि मुझसे कोई वादा ले रहा हो। मैंने कहा, राहुल, ये मुमकिन नहीं है। कहने लगा, भाभी यूं मत कहे, मैं मर जाऊंगा, प्लीज। इसने मुझे नरमी से देखते हुए मेरी मिन्नत की थी, लेकिन मैं ये बात किसी सूरत नहीं मान सकती थी, क्योंकि ये किसी तौर पर भी सही नहीं था। मैं इस वक्त कशमकश में गिरफ्तार हो चुकी थी। राहुल ने मुझे बड़ी अजीब परीक्षा में डाल दिया था। मैं कैसे कर सकती थी। वो मेरा हाथ थामे रोने लगा था, फूट फूट के रो रहा था। कहने लगा, भाभी प्लीज इनकार मत करें, मैं मर जाऊंगा। इसकी बात कुछ ऐसी थी कि मुझे मेरा सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मेरी शादी बिल्कुल अनजान लोगों में हो रही थी, इसलिए मैं शादी वाले दिन बहुत घबराई हुई थी। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं जितनी परेशान थी, अब कुछ ही लम्हों में सबसे घुल मिल गई थी। मेरी सास और ननद मुझ पर जान मार रही थी। मैं दुल्हन बनी सजी सवरी उन सब के बीच बैठी अपने ससुराल की तमाम रस्मों को एंजॉय कर रही थी। मेरी बड़ी ननद हर रस्म के बदले रोहन से नेक वसूल रही थी। यहाँ आने से पहले मेरा जितना दिल बेचैन था, अब उतनी ही खुशियाँ मेरी झोली में भर चुकी थी। रोहन मेरे माँ बाप की पसंद था। वो एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, इसलिए मैंने रोहन से शादी के लिए हामी भर ली थी। राहुल, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ, भाभी से तो मिलो। मेरी सास देवर की तरफ ध्यान देते हुए बोली, जो कब से सामने दरवाजे में खड़ा हमें हंसता मुस्कुराता देख रहा था। मैंने एक झुरझुरी सी नजर राहुल पर डाली, जो मुझे ही गहरी नजरों से देख रहा था। इसे खुद को घूरता पाकर मैं नजरें चुरा गई। कुछ देर बाद राहुल चलता हुआ मेरे और रोहन के सामने आकर बैठ गया और एक रस्म का हिस्सा बना। जब नेक लेने की बारी आई तो मेरे पति ने उसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर राहुल ने गुस्से से रोहन की तरफ देखते हुए मना कर दिया और बोला, भाई मैं तो अपनी भाभी से ही नेक लूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। रोहन ने अपना बटवा मेरे हाथ में थमा दिया, लेकिन राहुल कहने लगा, मुझे पैसे नहीं मांगने थे। मुझसे कहने लगा कि आप मुझे वो देगी जो मैं चाहता हूँ। राहुल का एकदम से इतना खुला हुआ अंदाज देखकर मैं हैरान हुई। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि अगर मैंने हाँ कर दी तो वो मुझसे कितनी कीमती चीज मांग लेगा। बहरहाल मैंने हाँ में सिर हिलाया तो मेरा देवर अजीब अंदाज में मुस्कुराया और बोला, सोच ले भाभी, आपको किसी भी कीमत पर मुकरने नहीं दूंगा, लेकिन आपसे अभी नहीं मांगूंगा भाभी। मेरा नेक बहुत ही कीमती है, वो सबके सामने मांगा तो नजर लग जाएगी। अकेले में आपसे मांगूंगा, बल्कि हर सूरत आपसे लूंगा। राहुल के लहजे में कुछ राज छुपा था। मेरा दिल जरा सा घबराया भी था कि ऐसा भी क्या मांगेगा। फिर वो एक गहरी मुस्कुराहट उछालता हुआ वहां से जा चुका था। मैं एक टुक रोहन की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर भी अजीब से अंदाज थे, मगर मुझे खुद को देखता पाकर वो फौरन हंसकर कहने लगे, तुम बुरा मत मानना, इसका अंदाज ही ऐसा है, हम सबका बेहद लाडला है ना, इसलिए। उनकी बात पर मैं मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे और मुझे दुल्हनों की तरह फूलों से सजे बेड पर घूंघट उड़ाकर बैठा दिया गया था। मेरी ननंद कहने लगी, हमारे यहाँ घूंघट दूल्हा खुद उठाते हैं। ये कहकर वो कमरे से जाने से पहले कहने लगी, मैं अभी रोहन को भेजती हूँ। मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में कोई दाखिल हुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि यकीनन उस वक्त रोहन ही हो सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आए और कुछ लम्हे खड़े रहकर देखने के बाद मेरे पास आए। मैं सर झुकाए बैठी शर्मा रही थी। एक बार भी नजर उठाकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि आने वाला मेरा पति रोहन ही है या कोई और। उन्होंने मेरे पास खड़े होकर अचानक से अपने दोनों हाथ मेरे घूंघट की तरफ बढ़ाए और मेरा घूंघट पीछे गिरा दिया। मुझे धक्का सा लगा था। आखिर इस तरह कौन अपनी दुल्हन की मुंह दिखाई करता है। मैंने उदास नजरों से जब चेहरे की तरफ देखा तो मैं उछलकर बिस्तर पर से हटी थी। वो रोहन तो नहीं था, वो तो राहुल था, जो मुझे यूं बौखलाया हुआ देखकर अब हंसने लगा था। क्या हुआ भाभी, डर क्यों गई आप? आपको लगा था कि भाई आए हैं? वो लगातार हंस रहा था। मैं परेशान सी हो गई थी। भला ही कोई वक्त था इस किस्म के मजाक का। और फिर बोला, मेरा भी बड़ा अरमान था कि किसी दिन दुल्हन का घूंघट उठाऊं, मगर देखिए उठाया भी तो किसका, अपने भाई की बीवी का। वो एक आंख मीच कर हंस दिया था। मेरे चेहरे पर शर्म की जगह गुस्से ने ले ली थी। आखिर ये कौन सा तरीका था? क्या एक देवर को शोभा देता है वो अपनी भाभी के साथ ऐसा मजाक करे? वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, 20 साल का एक नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन मेरे बराबर ही थी। मेरे चेहरे का गुस्सा राहुल से छिपा नहीं था। वो फौरन सीरियस हुआ और बोला, भाभी मुझे नेक चाहिए,
राहुल ने मुझसे इस अंदाज में बोला। मेरे तो पसीने छूट चुके थे। आखिर कहना क्या चाहता था? रात के इस वक्त इसे मुझसे कौन सा नेक चाहिए था, वो भी इस बंद कमरे में। मुंह बनाकर बोली कि जाकर अपने भाई से ले लो। मुझे नहीं पता। मेरी बात अभी जारी ही थी कि रोहन कमरे में दाखिल हो गए। मुझे और राहुल को यूं देखकर कुछ पल के लिए वह हमें देखते रह गए और फिर चलते हुए राहुल के करीब गए। राहुल रोहन को देखकर मामूली सा बहाना बनाकर फौरन कमरे से जा चुका था। रोहन अब मेरी तरफ ध्यान देते हुए देख रहे थे। मैं यूं ही बगैर घूंघट डाले बैठी थी जब वो मेरे सामने बैठे और बोले, पायल, मेरा ख्याल था कि तुम घूंघट ओढ़ कर बैठी होगी और मैं बड़ी खुशी से तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करूंगा। रोहन के चेहरे पर जैसे उदासी छाई थी। मैंने नजरें फेर कर उनकी तरफ देखा और बोली कि मेरा भी यही ख्याल था, मगर आपसे पहले आपका भाई कमरे में आ गया। मेरा लहजा काफी नाराजगी से भरा था। मैं बुरी तरह उदास हुई थी। ये रात जो एक दुल्हन के लिए एक हसीन ख्वाब जैसी होती है, मैंने भी कई ख्वाब सजा रखे थे, मगर सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। रोहन हंसकर मुझसे कई बातें कर रहे थे, मगर मैं तो अपने ख्यालों में कहीं और ही पहुंच चुकी थी। न जाने राहुल क्या मांगेगा। इसका लहजा और अंदाज देखकर मुझे शक सा लग रहा था। मगर मैं पहले ही दिन अपने ससुराल वालों के लिए गलत नजीता नहीं बयां करना चाहती थी। मुझे सच में गुम देखकर रोहन मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोले, क्या हुआ पायल, मैं तुमसे न जाने कितनी बातें कर चुका हूँ, मगर तुम हो कि पता नहीं किन ख्यालों में गुम बैठी हो। रोहन की बात पर मैं चौंकी थी। मैं सटपटाकर बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन ने मुझसे चंद बातें की और फिर चेंज करने चले गए। पहले ही रात पति की नाराजगी और देवर की इस कदर बेतकल्लुफी मुझे कई बेचैनियों में उलझा चुकी थी। अगली सुबह मेरे लिए मेरी नई जिंदगी की शुरुआत के तौर पर थी। मैं अपने रिसेप्शन के लिए तैयार बैठी थी, तभी जोर से दरवाजा खुला। मैं चौंक कर पीछे देखने लगी, मगर मेरी हैरत खुशी में बदल चुकी थी। मेरी छोटी बहन मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और अगले ही पल मेरे गले लग गई। इसे यूं अचानक देखकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। वो मैरिज हॉल में जाने की बजाय सीधा मेरे पास आ गई थी। कोई शक नहीं था कि मेरी बहन मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी, मुझसे बहुत प्यार भी करती थी। इसलिए मेरे गले लगा कर रोने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे रात भर आपके बगैर नींद नहीं आई। गुलाबी लहंगा पहने वह खुद भी खिलता गुलाब लग रही थी। मैंने उसे चुप करवाया। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कहने लगी, राहुल भाई। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, राहुल वो क्यों लाया है? वो कहने लगी, रात को मैं आपकी विदाई पर बहुत रो रही थी, इसलिए वो कहने लगे ये देखकर उन्हें भी दुख हो रहा था, इसलिए आज घर पर आ गए। कहने लगे, माही चलो आओ, तुम्हें तुम्हारी दीदी के पास ले चलो। माँ ने भी इजाजत दे दी। वो अच्छे हैं दीदी, उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई है। वो खुश होकर बताने लगी। मुझे भी ये बात इतनी बुरी नहीं लगी, क्योंकि माही मेरी विदाई पर वाकई हिचकियों से रो रही थी। रिसेप्शन का फंक्शन शुरू हो चुका था। माही सारे फंक्शन में हर पल मेरे साथ रही और हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। मैंने नोट किया था कि राहुल की नजर लगातार माही को देख रही थी। इसने इस पूरे फंक्शन में एक बार भी माही से नजरें नहीं हटाई थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या हकीकत, मैं समझ ना सकी। मुझे लगा शायद वह इस छोटी बहन सकी हैसियत से देख रहा है। वह मुझे भी बड़ी गौर से देख रहा था। माही मेरे ही पास बैठी थी। जब वह बड़े खुले हुए अंदाज से माही के साथ बैठ गया और इसके कंधे पर अपना हाथ भी रख लिया, न जाने क्यों, लेकिन मेरे दिल को कुछ हुआ था। चौंक तो माही भी गई थी। फिर इसने अपना चेहरा माही के चेहरे के करीब किया और बोला, क्यों मेरी छोटी गुड़िया, आज भी तुम्हें अपने घर ले जाऊं, वरना भाभी की याद में रात भर आंसू बहाती रहोगी और यह सोच सोच कर मुझे भी रात भर नींद नहीं आएगी। वो बड़े लाड से माही से बात कर रहा था। माही मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि शायद वही इसे छोटी बहन समझकर तंग कर रहा है। मैं पूरा वक्त माही से ही बातें करती रही, न जाने क्यों, लेकिन मुझे रोहन कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे। रात को जब घर पहुंचे तो राहुल ने कार का दरवाजा खोला और मेरी तरफ देखते हुए हल्के से अंदाज में बोला, भाभी, मेरा नेक देना है आपको, कहीं भूल तो नहीं गई? इसकी बात पर मैंने इसे सवालिया नजरों से देखा और बोली कि जरूर, आपको जो भी चाहिए आप बताएं, मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी। हम घर में दाखिल हो चुके थे। अभी भी कई मेहमान घर में मौजूद थे, मगर रोहन का रवैया काफी बदला बदला था। मैं कमरे में जाकर उनसे बात करना चाहती थी, मगर वो मुझे अजीब सा जवाब देकर कमरे से बाहर चले गए थे। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आए और मुझे अपने पास बिठाकर बोले, देखो पायल, मैं तुमसे जो पूछूंगा मुझे उसका सच सच जवाब देना। हम दोनों आज से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर कोई भी अतीत की गलतफहमियां हमारे बीच आ जाए। मैं गौर से उनकी बात सुन रही थी।
पता नहीं वे क्यों ये कह रहे थे। वे बोले, मैंने नोट किया है, तुम कल भी अपने ही ख्यालों में गुम थी और आज भी फंक्शन में तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अब इसका मैं क्या मतलब समझूं कि तुम अतीत में किसी और को। रोहन बात अधूरी छोड़ चुके थे। मैं हैरत से बुत बनी उन्हें देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं। मैं कपकपाते होठों से बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं। मैं बस अपने मायके को याद कर रही थी। मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार है। मेरी बात सुनकर रोहन के अंदाज थोड़े नरम हुए थे और मुझे प्यार से समझाने लगे। रोहन कुछ देर बाद फ्रेश होने के लिए गए और मैं कमरे में यूं ही सोफे पर बैठी अपने गिफ्ट देखने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसी के साथ राहुल कमरे में आ गया। नजर दौड़ाई, उसे रोहन कहीं नजर नहीं आए थे। वो मेरे सोफे पर आकर बैठ गया। मैं जानती थी आज फिर मैं नेक ही मांगेगा। मेरा अंदाजा सच निकला था। वो बगैर कुछ और बात कहे बिना बोले, भाभी मुझे अपने नेक में माही चाहिए, मुझे माही से शादी करनी है। इसका सीधा सीधा अंदाज मुझे उछलने पर मजबूर कर चुका था। राहुल, तुम होश में तो हो? मैं तेज आवाज में बोली थी। मैं बात सोच भी नहीं सकती थी जो वो कह रहा था। मेरे इतने गुस्से पर भी वो बड़े बेफिक्र अंदाज से बोला, हाँ बिल्कुल होश में हूँ और आपसे आपकी बहन का हाथ मांग रहा हूँ। राहुल ढीठ बने मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे किसी तौर भी माही के लिए रिश्ता स्वीकार नहीं था। मेरी बहन माही तो बहुत मासूम थी। वो तो अभी सिर्फ 13 साल की छोटी बच्ची थी, मगर जिस्म से वो सेहतमंद थी, इसलिए अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि राहुल इससे शादी करने की ख्वाहिश ही जाहिर कर डाले। माही अभी सिर्फ 13 साल की है और तुम 20 या 22 साल के हो। इसका दिमाग तो अभी छोटी गुड़िया के खेल से नहीं निकला और तुम इसके साथ शादी की बात कर रहे हो। मैंने राहुल को अच्छी खासी बातें सुना दी थी। शोर की आवाज सुनकर मेरी सास और नंदे भागकर मेरे कमरे में पहुंची थी। वही हड़बड़ा कर रोहन भी आए थे। मेरी सास बोली, क्या हो गया बहू, ऐसा क्या कह दिया मेरे बेटे ने जो तुम मुझसे इस अंदाज में बात कर रही हो? सास का अंदाज काफी सख्त था। वो राहुल का बाजू पकड़े खड़ी मुझे सवाल करने वाली नजरों से देख रही थी। माँ, मैंने भाभी से अपना नेक मांगा था और भाभी बदले में मुझ पर इस कदर चिल्ला रही हैं कि पूछे मत। राहुल किसी मासूम बच्चे की तरह जवाब देकर बोला। मुझे इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स मेरी बहन पर इस कदर बुरी नजर रख सकता है। सास ने मेरी तरफ सख्त नजरों से देखा। वो कुछ कहती इससे पहले मैं ही गुस्से में बोली कि पहले राहुल से तो पूछे ये आखिर मुझसे क्या मांग रहा है। ये मुझे कह रहा है कि अपनी बहन माही का रिश्ता इसके लिए मांगू। मेरा जवाब सुनकर सबको साफ सुन गया था। कुछ वक्त बाद सास ने राहुल को घूर कर देखा। वो कहने लगा, मुझे माही पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। देखो पायल, आज तक हमने राहुल की हर ख्वाहिश पूरी की है और रही बात माही से शादी करने की, तो किसी ना किसी को तो माही का रिश्ता देना ही है, तो क्यों ना मेरे बेटे से ही तय कर दो। सास की बात मुझे और परेशान कर चुकी थी। मैंने फौरन कह दिया कि वह अभी बहुत छोटी है, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मेरा जवाब सुनकर राहुल मेरी सास से कहने लगा कि मैंने कभी अपनी चीजों के लिए इंतजार नहीं किया, मुझे माही चाहिए और हर हाल में चाहिए। ये कहकर वह गुस्से से वहां से चला गया। अगले कई दिन तक राहुल घर नहीं आया था। ढके छिपे लफ्जों में मेरी सास और ननन मुझे ही इसका कसूरवार ठहराने लगी थी। आखिर को राहुल उनका छोटा और लाडला बेटा था। मेरी सास एक बार मेरे मायके भी गई और ढके छुपे लफ्जों में माही को राहुल के लिए मांगा, मगर मेरे माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया। वो दिन और आज का दिन मेरे साथ सबका रवैया बदल चुका था। सास मुझे सिवाय किसी जरूरत के कोई बात नहीं करती थी। राहुल को जब भी मौका मिलता कोई ना कोई ऐसी बात कर देता जिससे मुझे चिढ़ होती थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो वहां आ जाता। मैं बर्तन धो रही होती तो शेल्फ पर खड़ा मुझे देखने लगता। कहता, आपको मेरी जिद का अंदाजा नहीं है भाभी, मैं अपनी जिद के लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। घर में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। सिर्फ रोहन ही था जिनका रवैया मेरे साथ ठीक था। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक दिन जो कुछ हुआ वो हमारे लिए कयामत से कम ना था। दोपहर के वक्त मुझे मेरी माँ का फोन आया। वो बहुत रो रही थी, उनसे ठीक से बात तक नहीं हो रही थी। बार बार माही माही ही कहे जा रही थी। मेरा तो दिल यूं था कि डूब जाएगा। मैंने कहा, माँ क्या हुआ है माही को? कहने लगी, वो अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आई। दोपहर के 3 बज रहे थे और वो घर नहीं आई थी। यह सुनकर तो मेरा दिल भी फटने लगा था। मेरी बहन अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची थी? मैंने अपनी सास को ये बात बताई तो वह भी सुनकर परेशान हो गई। रोहन अपनी जॉब पर गए थे और राहुल यूनिवर्सिटी। मेरी सास ने मुझे रोते हुए देखा तो फौरन से मुझे मायके ले गई। रोहन और राहुल भी ये खबर सुनकर वहीं पहुंच गए। मेरे बाप और भाई बहुत परेशान थे।
यही सोच रहे थे कि वो कहाँ जा सकती थी। कुछ देर में माही की कुछ दोस्तें भी घर आ गई, जिन्होंने बड़ी अजीब खबर सुनाई थी, जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। इसकी दोस्तों ने कहा कि छुट्टी के वक्त वह उन सबके साथ ही स्कूल से बाहर निकली थी, लेकिन फिर उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वो बात करने के लिए सड़क के किनारे पर रुक गई और वो लड़कियां कुछ आगे बढ़ गई। माही फोन पर बात कर ही रही थी कि सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और किसी ने माही को अंदर खींच लिया। ये देखकर वो लड़कियां डर गई। वो गली सुनसान सी थी। वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई और चली गई। यह सुनकर हम सभी हैरत में पड़ गए थे कि इसे क्यों कोई अगवा कर सकता है। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मेरी माँ को बार बार चक्कर आने लगे थे। मेरे भाई और बाप माही को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करके नाकाम वापस लौट आए थे। मेरे बाप और भाई कहने लगे, अगर इसे अगवा किया होता तो हमें फिरौती के लिए कॉल आती। शाम से रात होने लगी थी। मेरा पहला शक अपने देवर पर गया था। वो अभी किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बार बार न जाने किसी को नंबर मिला रहा था। सभी सदमे से दो चार थे। मैं तेज कदम उठाती हुई अपने देवर के पास आ गई। मैंने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे इस जोर से झंझोड़ा कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए। मैंने कहा, बताओ मेरी बहन कहाँ है? तुम ही इससे शादी करने की जिद कर बैठे थे। तुमने ही ओछी हरकत की है। वो मुझे हैरान होकर देख रहा था। कहने लगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा भी घटिया इंसान नहीं हूँ जो ये सब करूँगा। ठीक है, मैं माही से शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इसे मारना शुरू कर दिया। मुझे इसकी किसी बात पर भरोसा ना था। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मेरी बेचैनी देखकर रोहन मेरे पास आकर मेरे हाथ से राहुल का गिरबान छुड़वाने लगे। मेरी सास ये सब देखकर गुस्से में आ गई। कहने लगी, मेरा बेटा तुम्हारी बहन की तलाश के लिए अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि तुम्हारी बहन मिल सके, और एक तुम हो कि मेरे ही बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। हमें अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना। चलो राहुल यहाँ से। मेरा देवर और सास वहाँ से चले गए, लेकिन रोहन मेरे पास ही रुके थे। पूरी रात हमारी रो कर कटी थी। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम सबके ही कान खड़े हो गए। मैंने भागकर दरवाजा खोला। सामने माही उजड़ी हुई हालत में यूं थी कि अभी बेहोश हो जाएगी। वो मुझे देखकर मेरे साथ गले लगकर रोने लगी और वहीं बेहोश हो गई। मेरे भाई और बाप उसे अस्पताल ले गए। किसी नकाबपोश आदमी ने इसके साथ और इसे अपनी हवस का निशाना बनाया था। वो नहीं जानती थी कि वे कौन लोग थे। गाड़ी इसके पास रुकी और पिछला दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींचकर बैठाते ही इसे क्लोरोफॉर्म का हैंकी सुंघा दिया गया। वे बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद जब इसे होश आया तो वे एक बंद कमरे में थी, जहाँ एक नकाबपोश लड़का आया और उसके साथ अपनी हवस बुझा कर चला गया। पूरी रात में 3 नकाबपोश लोगों ने मेरी मासूम सी बहन की इज्जत को खराब कर दिया था और सुबह उसे घर के पास छोड़कर चले गए। उसकी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि 4 दिन तक वो होश से बेगानी रही थी। नींद की वादियों में वो डरने लगती, चिल्लाने लगती, बार बार रोते हुए कहने लगती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। इसकी सिसकियां सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा था। इसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। वो मेरे बाप भाई से भी डरने लगी थी। घर में आकर भी वो अपने कमरे में बंधी रहती थी, कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। पहली बार मैंने अपने बाप को फूट फूट कर रोते हुए देखा था। वो कहने लगे, वे लोग तड़प तड़प कर मरेंगे जिन्होंने मेरी मासूम बच्ची को जीते जी मार डाला है। हमारे घर पर कयामत आकर गुजर गई थी। 15 दिन से मैं मायके में बैठी थी। रोहन मुझे रोज फोन करते और खैरियत पूछते थे। मेरी बहन मुझे एक पल भी खुद से अलग नहीं होने देती थी। जो हादसा उसके साथ हुआ, मुझे यकीन था कि राहुल ने इनकार का बदला लिया है। मेरे दिल में राहुल के लिए सिर्फ नफरत के जज्बात थे। 15 दिन बाद रोहन मुझे लेने आ गए। माँ ने भी मुझसे कहा कि मैं वापस चली जाऊं, कब तक यहाँ बैठी रहूंगी। लेकिन मेरे जाने का सुनकर माँ ही रोने लगी थी। लेकिन मैं कब तक रुक सकती थी, इसलिए मैं वापस चली गई। मेरी सास का रवैया मुझसे और खराब हो चुका था। वो मुझसे बातचीत खत्म कर चुकी थी। राहुल न जाने क्यों मुझसे नजरें चुराए चुराए फिरता था। मुझे उस पर शक था, क्योंकि उसने एक बार किचन में खड़े होकर कहा था, वह अपनी जीत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस बात को थोड़ा वक्त गुजर गया था। मैं एक बेटे की माँ बन चुकी थी। माँ ही अब भी मर्दों से डरती थी। 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन स्कूल नहीं जा रही थी। घर पर ही एक टीचर से प्राइवेट पढ़ने लगी थी। मैंने राहुल से बातचीत बिल्कुल खत्म कर दी थी। मेरे घर पर मेरी बड़ी ननद दूसरे मुल्क से आई हुई थी। राहुल से ये कह रही थी कि अब वो शादी कर ले।
लेकिन वो मान नहीं रहा था। मेरी सास भी कहने लगी कि एक से एक हसीन लड़की रिश्ते वाली ने मुझे दिखाई है। राहुल एक बार हाँ कर दे, फिर देख कैसी चांद सी दुल्हन लाऊंगी। लेकिन राहुल की ना हाँ में नहीं बदली थी। लेकिन इस बार मेरी ननद भी शायद इरादा बनाकर ही आई थी। कहने लगी, या तो तुम खुद कोई लड़की बता दो, वरना हम पर छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी लंदन जाने से पहले करवा कर ही जाऊंगी। मेरा उनकी बातों से कोई मतलब ना था। मेरी बहन को उसी ने बर्बाद किया था और अब ये अपना घर आबाद करने जा रहा था। मेरे दिल की यही दुआ रहती थी कि ये भी बर्बाद हो जाए। मेरे दिल से राहुल के लिए सिर्फ बद्दुआएं ही निकलती थी। मैं टेबल से खाने के बर्तन उठा रही थी क्योंकि सब खाना खा चुके थे, जब राहुल ने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर अपनी बड़ी बहन से कहने लगा कि जिससे मैं कहूँगा आप वादा करें कि आप मेरी शादी उससे ही करेंगी। राहुल कहने लगा, मेरी शादी माही से कर दें। राहुल का ये कहना था कि मेरी सास गुस्से से पागल हो गई। मैं कभी भी तुम्हारी शादी उस गलत चरित्र की लड़की से नहीं करूंगी। अरे तुम में ऐसी कौन सी कमी है जो मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं। इसके बाद वही बात मेरे सामने आ गई जिसका मेरे दिल में डर था। राहुल ने नजरें चुराई और कहने लगा, क्योंकि माही के साथ जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उसके साथ जिद में ये सब किया था। यह सुनकर मेरे हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हुई थी। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने ये तक परवाह नहीं की। मेरे पैर पर काट चुभ गई कि जो जख्म मेरे दिल पर लग चुका था इसकी कोई भरपाई नहीं थी। मैं बड़े अजीब अंदाज से राहुल के पास आ गई। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया, अपनी गर्दन और नजर भी झुका ली। एक जोरदार थप्पड़ मैंने उसके मुंह पर मारा। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने उसके मुंह पर, सीने पर, जहां हो सका थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मेरी ननंद और सास ने मुझे पीछे किया। वो एक ऐसा जुर्म कर चुका था। मेरी आवाज सुनकर रोहन भी कमरे से बाहर आ गए। वो भी सब सुन चुके थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। राहुल भी रो रहा था। फिर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें भाभी। आप मुझे चाहे तो जेल में भेज दें, लेकिन इससे कभी माही की जिंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती। इसे कोई नहीं अपनाएगा, कोई इससे शादी नहीं करेगा। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ, इसे खुश रखूंगा। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकती थी। मेरी सास और ननद मुझसे माफी मांगने लगी। कहने लगी, राहुल को माफ कर दो, हम पूरी इज्जत से माहू को बहू बना कर लेकर आएंगे। लेकिन मेरी ना हाँ में बदली। मैंने ना तो अपने घर वालों से इस बात का जिक्र किया और ना ही पुलिस से कंप्लेन कर सकी। लेकिन मैंने सबसे बातचीत बंद कर दी थी। राहुल अब चुप चुप रहने लगा था। अक्सर राहुल नशे की हालत में भी घर आने लगा था और वह नशा भी इस गम में कर रहा था कि माही के आंसू मुझे चैन नहीं लेने देते, इसकी सिसकियां मुझे सोने नहीं देती, और जब तक मैं इसके दामन में खुशियां ना भर दूं मुझे चैन नहीं आएगा। और वह रो रो कर ये बातें मेरी सास और नंद से कह रहा था और मिन्नतें करता था। मुझे भी कई बार कह चुका था कि मैं इसे बस एक मौका दे दूं, लेकिन मैं उठकर अपने कमरे में आ जाती। एक रोज नौकरानी इसके कमरे की सफाई कर रही थी, तभी मुझे इसके मोबाइल पर बेल बजती सुनाई दी। घर पर इस वक्त मेरे अलावा कोई ना था, इसलिए नौकरानी ने वो मोबाइल मुझे लाकर दे दिया। मोबाइल लॉक नहीं था। मैंने एक नज़र स्क्रीन पर डाली और फिर कॉल काटने के लिए मोबाइल उठाया, मगर इससे पहले ही कॉल कट चुकी थी। मोबाइल की रोशनी चमकी जहां पर तस्वीरों का फोल्डर खुला पड़ा था। ये देखकर मुझे झटका सा लगा कि राहुल के मोबाइल में माही की अनगिनत तस्वीर मौजूद थी, जो सारी मेरी शादी के फंक्शन पर खींची गई थी। मैं गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। मैंने एक भी लम्हे वक्त बर्बाद किए बगैर उन सारी तस्वीरों को मोबाइल से डिलीट कर दिया और मोबाइल नौकरानी को वापस कर दिया और कहा, इसके कमरे में रख दो। और मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ दिन बाद मेरी माँ की मुझे कॉल आई कि मेरी सास ने माही का रिश्ता मांगा है। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये एक अटल हकीकत थी। माही से कोई भी शादी न करता और बार बार इसी वाक्य को दोहरा कर इनकार किया जाता। वो चाहकर भी इस बदनामी से भरी जिंदगी का छुटकारा नहीं पा सकती थी। अगर राहुल अपनी गलती को सुधारना चाहता था तो इसे मौका मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने कोई भी रुकावट नहीं डाली। शादी के बाद माही विदा होकर हमारे घर आ गई थी। राहुल के कमरे तक मैं ही से छोड़कर आई थी। वह गुमसुम मुड़ी रंगत के साथ बेड पर बैठ गई। अपने हाथ में मेरा हाथ थामे कहने लगी, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। दीदी, मैंने दर्द का बहुत घिनौना रूप देखा है। मुझे शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन माँ बाबा के रोने और मिन्नत के सामने मैं हार गई। मुझे आप यहाँ अकेला छोड़कर मत जाएं, मेरे पास बैठ जाएं। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, राहुल तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी और वजह शायद ये वाकया था। मैंने इसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन इसकी रंगत तोड़ी हुई थी।
फिर अचानक से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगी, ठीक है आप जाएं। मैं समझी कि शायद वो समझ चुकी है। मैं कमरा बंद करके बाहर आई तो राहुल वही खड़ा था। मैंने उसे अजीब नजर से देखा और दरवाजे से पीछे हट गई, लेकिन वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अपने हाथ जोड़ गर्दन झुकाए सिसकियों से रोने लगा। कहने लगा, आप मुझे माफ क्यों नहीं कर देती भाभी, मुझे माफ कर दे, और प्लीज माही को कभी ये मत बताइएगा कि मैंने ही इसके साथ। ये कहकर वह रोने लगा। मैंने कहा, नहीं बताऊंगी, बस मेरी बहन को खुश रखना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सर हिला दिया। कहने लगा, बहुत खुश रखूंगा, वो खुद आपसे कहेगी कि वो खुश है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। रोहन मेरी बातें सुन चुके थे। मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हारी दरिया दिली को सलाम करता हूँ, वरना राहुल की गलती को माफ करना आसान नहीं था। मैंने कहा, अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, ठीक है, मुझे बस अपनी बहन की खुशियाँ चाहिए। मैं अभी रोहन से बात कर ही रही थी कि मुझे राहुल की दहाड़े मार कर रोने की आवाज आई। मैं और रोहन फौरन कमरे से बाहर आए थे। सामने राहुल के खून से भरे हाथ देखकर तो हमारे होश उड़ गए थे। वो बुरी तरह से होश खो चुका था। मेरी सास और ननंद भी कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं भागकर राहुल के कमरे में गई थी। मेरी बहन खून से लथपथ बेड पर लेटी थी। इसकी हाथ की कलाई कटी हुई थी, साथ में एक कागज का खत रखा था। यह सब देखकर मैं चिल्लाने लगी थी। रोहन भी कमरे में आ गए। फौरन से माही को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वो मर चुकी थी। मेरी बहन ने राहुल के कमरे में आने से पहले ही अपनी नस काट ली थी। जो फल की प्लेट में मेरी ननंद कमरे में रख कर गई थी, वो तेज धार की छुरी से वो अपनी नस काट चुकी थी। इसने खत में लिखा था कि वह शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो चुका था वो किसी भी मर्द की नहीं हो सकती। मुझे हर बार इससे वही तकलीफ याद आएगी जो मैंने इस रात सही थी। उस खत ने मेरे अंदर एक आग सी लगा दी थी। मैं इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बार बार मुझे बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। अब होश आया था तो इसके कमरे में चली गई। साइड टेबल का दराज खोला तो वहाँ एक खत नजर आ गया। वो पढ़कर मेरे अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि मेरा जी चाहा मैं राहुल को मार डालूं। इसी वक्त राहुल के कमरे में दाखिल हुआ। रोती हुई लाल आंखों के साथ मैं उसे देखकर चिल्लाने लगी। कहने लगी कि अच्छा हुआ मेरी बहन मर गई, तुम्हें तुम्हारे जुर्म की माफी कभी नहीं मिलेगी। यही तुम्हारी सजा है कि तुम सारी जिंदगी इसी तकलीफ में पल पल मरते रहो। मैं बहुत फूट फूट कर रो रही थी और वह भी रोने लगा। मेरे सामने भी हाथ जोड़े हुए थे। रोहन मेरे चिल्लाने पर राहुल के कमरे में आ गए। राहुल कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि मेरी जरा सी नादानी की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। मैंने इस गुस्से से देखा। मैंने कहा, जरा सी गलती, तुम्हें जरा सी गलती लगती है? तुमने मेरी बहन के साथ मेरी बहन को बर्बाद करके रख दिया और तुम कह रहे हो जरा सी गलती। वो मुझे देखने लगा। अपने आंसू साफ करके बोला, भाभी मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। इस दिन मैंने झूठ बोला था कि मैंने माही के साथ अपनी हवस मिटाई है। सच ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है। सच कुछ और है। दरअसल राहुल की बात अभी यहीं तक पहुंची थी जब मैंने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, खबरदार जो तुमने अपनी झूठी सफाइयाँ मेरे सामने पेश की तो मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरी बहन को बर्बाद किया है, मैं ये जानती हूँ। ये कहकर मैं रोहन के साथ उसके कमरे से बाहर निकल गई। राहुल हर वक्त या तो माही की फोटो अपने पास लिए रहता, हर वक्त माही को याद करता रहता। ये सब देखकर मेरी सास बीमार रहने लगी थी। 1 साल गुजर गया था मेरी बहन को मरे हुए। मैंने राहुल की शक्ल तक ना देखी थी। उन दिनों मेरी सास इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि बिस्तर से जा लगी। डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। मैंने अपनी सास की ऐसी वक्त में बहुत सेवा की थी। वो मुझसे कहने लगी कि पायल, मेरे बेटे की गलती बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारा दिल इससे भी बड़ा है। लेकिन मैं इस गम के साथ मरना नहीं चाहती। माही के साथ इसने जो कुछ भी किया, इसकी सजा वह भी भुगत रहा है। बस इसे तुम माफ कर दो। मैंने एक नजर अपनी बीमार सास पर डाली। मैंने कहा, ये मेरे बस में नहीं है। अगर आपको मेरे कहने से तसल्ली मिल सकती है तो ठीक है। मैंने राहुल को माफ किया। मेरी सास भी मर चुकी थी। चंद महीने बाद राहुल ने खाने के दौरान रोहन से ये कहा कि वह बाहर जाना चाहता है। वहाँ इसे एक जॉब की ऑफर हुई है। वो अब अपनी बाकी जिंदगी वही गुजारेगा। तो रोहन ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर वहीं चैन आ सकता है तो ठीक है, वहीं चले जाओ। रोहन की बात पर वह मुस्कुराया। चैन तो शायद मुझे अब मरकर ही मिलेगा। मैंने दिल में सोचा, तुम्हें कहीं भी चैन नहीं आएगा, न मरकर न जिंदा रहकर। चंद दिन बाद ही वह जा चुका था। 2 साल और बीत गए। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, स्कूल जाने लगा था। रोहन के साथ मैं खुशी की जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक दिन मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी। मैं अपने घर के कामों में बिजी थी जब मुझे रोहन के नंबर से कॉल आई,
लेकिन बात कोई और शख्स कर रहा था। जो खबर उसने मुझे सुनाई वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। रोहन का एक्सीडेंट हो गया था और वे अस्पताल में थे। इस खबर ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं अपने बच्चे को साथ लिए अस्पताल पहुंच गई। रोहन के बहुत चोटें आई थी। मैं उन्हें देखकर रोने लगी। वो उखड़े उखड़े सांस ले रहे थे। मैंने उनका हाथ जैसे ही थामा, उनका हाथ मेरे हाथ से बेजान हो चुका था। मैं तो ये देखकर पागल हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता था? रोहन मुझे छोड़कर कैसे जा सकते थे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता था। जब तक मेरा भाई मेरे पास पहुंचा, मैं ज़ारो कतार रो रही थी, रोहन को उठा रही थी। मेरे माँ बाप की हम 2 ही बेटियां थी और दोनों से ही उन्हें गहरी चोट मिली थी। राहुल को किसी कीमत पर भी छुट्टी नहीं मिली। जिस कंपनी में वो काम करता था 1 साल का एग्रीमेंट था और इसका पासपोर्ट कंपनी के पास था। इसने बहुत मिन्नतें की उसे चंद दिन के लिए ही जाने दे, लेकिन इसे ऐसी कोई इजाज़त नहीं मिली थी। 4 महीने बाद ही इसका एग्रीमेंट पूरा होना था। मेरे माँ बाप और भाई मुझे अपने साथ अपने घर ले गए, लेकिन मेरी भाभी बहुत तेज तरार किस्म की थी। बार बार मुझे बोझ होने के ताने देने लगी, लेकिन मैं चुपचाप रही थी। रोहन जॉब करते थे। हमारे पास बस एक घर ही अपना था जो मैंने किराए पर चढ़ा दिया था। इसी के किराए से मैं अपने बच्चे की फीस भरती थी। बाकी के पैसे भाई को खर्च के लिए दे देती थी। लेकिन फिर भी मेरी भाभी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था। खुद पर तो मैंने सब्र कर लिया था, लेकिन जब एक जरा सी शरारत करने पर मेरे बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा तो मैंने बर्दाश्त नहीं किया और मैं अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ गई। मेरा घर किराए पर चढ़ा हुआ था और काफी बड़ा था। मैंने ऊपर के पोर्शन में अपने रहने का इंतजाम कर लिया और 2 कमरे बने हुए थे। बाकी छत्ती मसला ये था, किराए के पैसे से हम माँ बेटे के लिए महीना गुजारना भारी पड़ रहा था। एक बार मेरे नंबर पर राहुल की कॉल आ रही थी। मैंने फोन साइड पर रख दिया। मैं नहीं जानती थी कि वह वापस आ चुका है। कुछ देर बाद ही छत का दरवाजा खटका था। मैं कमरे से बाहर आई। उस वक्त तो मेरे घर कभी कोई नहीं आया था। मैंने पूछा, कौन? राहुल की आवाज सुनकर ही मेरे माथे पर शिकन आ गई थी। वो अब यहाँ क्या लेने आया था? भाई की मौत को कंधा देने के लिए तो छुट्टी ना मिलने का बहाना बना दिया था। मैंने दरवाजा खोल दिया। कहने लगा, अंदर आने की इजाजत नहीं देंगी। मैं पीछे हट गई। मेरा बेटा भी बाहर आ गया और राहुल को देखकर उसके सीने से जाकर लग गया। राहुल कहने लगा कि रोहन की मौत का सुनकर उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पासपोर्ट कंपनी वापस नहीं कर रही थी। उस कंपनी के उसूल बहुत सख्त है। मैंने इसकी पूरी बात सुनी भी नहीं और कहा, बस बस, मुझे तुम्हारे झूठे बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस घर में से अपना हिस्सा लेने आए हो। ये कहकर मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। लेकिन राहुल ने ऐसा किसी चीज का मुझसे वास्ता नहीं किया था। लेकिन राहुल के आने से मेरा बेटा हर वक्त उसके साथ ही रहने लगा था। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब राहुल ने दोबारा से यही अपनी जॉब शुरू कर दी। मुझे तो लगा था वो घर बेचेगा और यहाँ से चला जाएगा। इसका यूं मेरे साथ एक छत के नीचे रहना, मोहल्ले में बातें होने लगी थी। एक दिन मैं इसी सिलसिले में इससे बात करने इसके कमरे में जाने लगी तो मुझे अपने बेटे की आवाज आने लगी। वो अपने चाचू से बात कर रहा था कि इसके स्कूल की फीस भी अभी तक नहीं भरी गई। माँ के पास पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे अब चॉकलेट भी नहीं लेकर देती। उसकी बात सुनकर राहुल कहने लगा कि अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपके स्कूल की फीस भी वक्त पर भरी जाएगी और चॉकलेट भी मिलेगी। ये बात सुनकर मुझे बेटे पर बहुत गुस्सा आया था। इसे क्या जरूरत पड़ी थी राहुल के सामने हाथ फैलाने की? मैं गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और एक थप्पड़ उसे लगा दिया। मैंने कहा, क्या जरूरत है तुम्हें दूसरों के सामने ये बात करने की? तो वह रोने लगा। राहुल मुझे गुस्से से देखने लगा और कहने लगा, आप होती कौन हो उस पर हाथ उठाने वाली? मैं राहुल का ऐसा रवैया देखकर हैरान रह गई थी। वो बहुत गुस्से में था। कहने लगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का खून है, मेरी हर चीज पर इसका हक है, इसलिए आज के बाद इस पर हाथ उठाने की गलती मत करना। मैं तो इसके इस तरह के अंदाज को देखकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि जिस काम से आए हो वो करो और निकलो यहाँ से। कल ही घर बेचो, अपना पैसा उठाओ और चलते नजर आओ। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरी बदनामी शुरू हो गई है और मैं माँ ही नहीं हूँ, इसलिए अपने किरदार पर एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो कहने लगा, बेफिक्र रहे, आपकी इज्जत पर आज भी आने नहीं दूंगा। अगले दिन अपने माँ बाप का राज जो मेरे सामने खुला था वो मुझे हैरान कर गया था। माँ कहने लगी कि वो मुझे अपने घर रख नहीं सकती और यहाँ एक बच्चे के साथ अकेले रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए राहुल मुझसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर मुझे ये लगा जैसे किसी ने मुझ पर आसमान ही गिरा दिया हो। मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप भी मेरी मिन्नतें करने लगे। कहने लगे वो अपना सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के नाम करने को तैयार है, वह उसे बाप का नाम देना चाहता है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे उससे नफरत है। आप लोग भूल गए कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया था।
और मैं रोहन के नाम पर सारी जिंदगी गुजार देना चाहती हूँ। उनके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। इससे पहले कि मेरे बाप कुछ कहते, ये सुनकर राहुल भी इसी कमरे में दाखिल हुआ। अपने मोबाइल पर एक ऑडियो लगाकर मोबाइल मुझे थमा दिया। वो रोहन की आवाज थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने राहुल को कॉल की थी और कहा था वो अब बच नहीं पाएंगे, इसलिए उनके बाद वो मुझे और बेटे को सहारा देने का वादा करे और ये भी वादा करे कि वो मुझसे शादी करेगा। यह सुनकर तो जैसे मैं पत्थर की हो गई थी। राहुल मेरे पास आकर बैठा जैसे कि कोई वादा दे रहा हो। भाई ने मेरी मिन्नत की थी, मुझे भाई से क्या वादा निभाना है, शादी से इनकार मत करो। वह जो कह रहा था मैं ये बात किसी सूरत नहीं मान सकती थी, क्योंकि ये किसी तौर पर भी सही नहीं था। मैं इस वक्त बहुत कशमकश में उलझ चुकी थी। राहुल ने मुझे बड़े अजीब इम्तिहान में डाल दिया था। मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी। मैं कैसे कर सकती थी ये सब। वो मेरा हाथ थामे रोने लगा था, फूट फूट के रो रहा था। कहने लगा, भाभी प्लीज इनकार मत करे, मैं मर जाऊंगा, मुझे माफी का एक मौका दे दें। मैंने इसके हाथों से अपना हाथ खींच लिया और कहने लगा, ये भाई की ख्वाहिश थी, अगर आपको जरा भी भाई से मोहब्बत है तो आप ये शादी करेंगी। मैं उसके चेहरे को देख रही थी, उसके आंसू बह रहे थे। मेरे लिए राहुल को स्वीकार करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। रात को जब राहुल मेरे कमरे में आया तो मैं सिमट कर बैठ गई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वो मेरे पास बैठ गया, आंखें उसकी भी नम थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, मैंने बस रोहन की बात की लाज रखी है। उसने मेरे बहते आंसू साफ करने चाहे तो मैंने इसका हाथ पीछे झटक दिया। वो बोला, आज मैं आपको अपना हर जुर्म बताना चाहता हूँ, हर बात सच बताना चाहता हूँ, फिर आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। वो कहने लगा, मुझे माही पसंद थी। वह मुझे गुस्से में धमकियां जरूर देता था, लेकिन वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसने बस ये सोचा था कि वो माही को किडनैप करवाएंगे और बिना कोई नुकसान पहुंचाए दूसरे दिन घर भेज देगा। बस जरा सी बदनामी होगी और फिर इसका रिश्ता अपने लिए मांगेंगे। लेकिन जिन दोस्तों पर इसने भरोसा करके काम करने को कहा, वो इसे ऐसी अनजान जगह पर ले गए कि राहुल को भी खबर नहीं। वो बार बार उन्हें कॉल करता रहा, लेकिन वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके उस घर के सामने छोड़कर फरार हो गए थे। राहुल का इरादा गलत था, लेकिन राहुल बिल्कुल गलत ना था। जब उसे माही की हालत का अंदाजा हुआ तो वो पछताने लगा। इसने सोचा कि वो इसे अपना कर इससे माफी मांगेगा, इसे खुश रखेगा, मगर इसे मौका भी नहीं मिला। माही ने खुदकुशी कर ली थी, इसलिए अब वो अपने गुनाहों का पछतावा कर रहा है और उसने अपने आप को बदल लिया है। वह मुझसे माफी मांग रहा था और मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों।